Hi everyone. A very good afternoon to all of you. Good afternoon everyone. I hope you all are doing really well. Guys, जल्दी से message करिए so that we can start with our session. Today's session is going to be the discussion of the model question paper, which is for the term June 2024 examination. Is issued by your institute, Institute of Cost Accountant of India. A very warm welcome to everyone. Please जल्दी से join करिए ताकि हम लोग शुरू करें, पढ़ें, समझें. A very good afternoon, Yuta, Afreen, Ata, AF Reaction. Oh my God, कैसे कैसे नाम रखते हैं यार आप लोग. I hope I'm completely visible and audible to each one of you. Good afternoon, Suhana, Yashashvi. A very warm welcome. Hi, Gaurav. चलो यार शुरू करते हैं. ठीक है, धीरे धीरे आप सब ज्वाइन कर लेना एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करना आगे चल के अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. whosoever is appearing for the CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन. गुड आफ्टरनून रोशनी. चलो शुरू करते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं. टर्म जून 2024 के लिए फाउंडेशन एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर, एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन. पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. 100 मार्क्स का आपका पेपर है. 50 क्वेश्चंस आएंगे. एवरी क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट द टोटल टाइम दैट विल बी अलाउड इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 hour, नॉट मोर देन दैट. जय श्री राम सबरजीत. गुड आफ्टरनून निकिता. सो गाइस, मैं इसको जूम भी कर दिया है और अब फाइनली हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. अगर आप लोगों का कोई डाउट होगा तो वो डाउट हम अभी बीच में ले लेंगे. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू वेट कि आप लोग जल्दी से रिप्लाई करोगे, उसके बाद आई विल कम्युनिकेट. सी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर्ड है ना, जितने भी क्वेश्चन कवर्ड हैं, वो सारे के सारे हम लोग पहले भी अपने एमसीक्यू सेशंस में कर चुके हैं. एक एक क्वेश्चन इसका हम लोग जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं. सो इट इज अ क्विक रिविजन. एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, आप लोग अपने आंसर के साथ टैली करना, जो भी आंसर आपको लगता है उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू कवर दिस मॉडल क्वेश्चन पेपर. राइट. अ वेरी गुड आफ्टरनून दीपेश, सान्या. गाइस, लाइक भी कर देना. अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो ये सब छोटी छोटी बातें, हम कुछ बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं. सो फटाफट से वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस and here is the list. Okay, so what are the sources of law? सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो आपका चैप्टर नंबर 1 से ही है. देखो, एग्जाम में भी अगर ऐसा होगा, आप सोच रहे हो कि नहीं मैम सारे चैप्टर वाइज आएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. दो अभी तक ऐसा हुआ भी है कि चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट यू नेवर नो. हो भी सकता है कि एग्जामिनर आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो लास्ट चैप्टर में से हो, दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके सेकेंड चैप्टर से हो या थर्ड चैप्टर से हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. हम लोगों ने सेशन शुरू कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ? एक लॉ के क्या सोर्सेज होते हैं? क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही जो है वो लॉ का सोर्स होता है? द आंसर इज नो. हमारे जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं या कस्टमरी लॉज होते हैं, स्टैट्यूज हैं, ऑर्डिनेंस है, वो सब भी हमारे क्या माने जाते हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ. सो क्वेश्चन नंबर 1 की जब मैं बात करती हूँ, उसका करेक्ट ऑप्शन है बी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी. प्लीज आप लोग इसको लिखते रहिएगा साइड बाय साइड, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट आपके चैप्टर में से, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज द प्रोविजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट
ऑफ द इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल नंबर के तहत हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिली है कि वो बिल को इंट्रोड्यूस जो है वो कर पाए? किस आर्टिकल के थ्रू ये आपके पावर मिलती है कि पार्लियामेंट में बिल को हम इंट्रोड्यूस कर पाए? और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बताइए जरा क्या रहेगा, जल्दी से बताइए एवरीवन। आर यू गाइज मैसेजिंग और नॉट? मैं देख तो रही हूँ। ओके, मुझे आ रहे हैं आपके। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, क्लियर नहीं दिख रहा मैम। गाइज क्लियर दिख रहा है क्या अब? मैं इसको और जूम कर देती हूँ, वेट। इट इज नाउ 200। मैं इसको, रुको, 150 था पहले, इसको ये लो। आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर नाउ एंड इट इज कंप्लीटली, या। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 107। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो जिसने भी सी ऑप्शन मार्क किया था, दे आर एब्सोल्युटली राइट। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? हाँ जी, आप लोग मैसेज करते रहिए, जल्दी से बताइए। सिर्फ लोकसभा में ही आपका मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्पेसिफिकली मना किया गया है कि राज्यसभा में हम मनी बिल को कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करते। सो मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? जल्दी से बताइए। काउंसिल ऑफ पीपल, दैट इज द लोक सभा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। अंडर व्हाट आर्टिकल, और विच आर्टिकल एक्चुअली ये होना चाहिए था, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू मेक एन ऑर्डिनेंस? देखो, ऑर्डिनेंस की बात जो है वो आती ही कब है? ऑर्डिनेंस की बात ही आप लोगों के पास तब आती है जब हमारा पार्लियामेंट जो है ना, उसका सेशन नहीं होता और उसी बीच में कोई लॉ आप लोगों का पास करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनेंस बुलाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब आई होप इट इज क्लियर नाउ, द क्वालिटी क्लियर है मैम? यस, ओके, ग्रेट, वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से, द एसेंस ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैन बी फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? दैट इज आर्टिकल नंबर 13। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है आप लोगों का? वो लेजिस्लेशन which is the subordinate one, right, of the major legislation. It is covered under article number 13. Next is your, अब देखो 5 ही क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 में से, और कई बारी मुझसे ना सीएमए फाउंडेशन के बच्चे पूछते हैं कि मैम चैप्टर 1 में से बता दो कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मैंने आप लोगों के साथ पास्ट ईयर जो पास्ट अटेम्प्ट हमारा गया था उसका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया था। ये वाला मॉडल क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले वाला भी एक मॉडल क्वेश्चन पेपर था, वो मैंने डिस्कस किया था। ऑनेस्टली बताऊं, इन तीनों में जितने भी आपके आर्टिकल के नंबर्स दिए गए हैं ना, या मैं कंपाइल करके दे दूंगी चलो आपको, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, वही रिपीटेडली आपके बार बार पूछे जाते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, अपना स्टडी मटेरियल जो है वो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपके स्टडी मटेरियल के जो भी एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको करवाए हैं और आपको वो अच्छे से करके जाने भी हैं। नहीं किए हैं तो दोबारा कर लो, और अगर कर लिए हैं तो दोबारा करने की उसको कोशिश करिएगा, क्योंकि दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको एक और बात बताऊं, आपका ये जो पूरा का पूरा ये आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ना, ये स्टडी मैट की कॉपी है, डिट्टो। एक एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का स्टडी मैट से उठाया गया है। तो अगर आप लोगों ने स्टडी मैट के एमसीक्यूज किए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यूज आते होंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब देखो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। जब से मेरा आईसीए 1872 स्टार्ट हो रहा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का क्या होता है? जो हमेशा लॉफुल होता है? नहीं। इनवैलिड होता है? नहीं। विच इज वैलिड सो लॉन्ग इट इज नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू डू सो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जब तक अवॉइड ना किया जाए ना, ये आप लोगों का वैलिड ही माना जाता है। सेवेंथ पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सेल एंड द प्रपोजल। जल्दी से बताइए इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस ही नहीं होता, होता है ना। That a proposal becomes a promise as soon as the party to whom it is made accepts it, बट एन एडवर्टीजमेंट डज नॉट। बिल्कुल करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? बी ही रहने वाला है। देखो अभी तो हम लोगों की रिविजन हो चुकी हैं, एमसीक्यू की डिस्कशंस हो चुकी हैं, सब कुछ हम लोग अपना कर चुके हैं, चैप्टर की रिविजन भी कर चुके हैं हम लोग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 5 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, एनीबडी कैन वॉच इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सोगा की कंप्लीट रिविजन कर चुके हैं, आईसीए की कंप्लीट रिविजन हम लोग कर चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि इतना अब कुछ और बचा है। बिजनेस कम्युनिकेशन
जिसके अंदर छोटे 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 11 चैप्टर्स हैं, वो भी हम लोग मतलब विद रिविजन ही हम लोगों ने उसके पूरे कोर्स को कंप्लीट किया था। तो गाइस प्लीज इन चीजों को फॉलो करके चलिए। इसीलिए मैं आज की क्लास में जो करेक्ट ऑप्शन है ना, जैसे ही वो मिल रहा है करेक्ट ऑप्शन, मैं फटाफट से उसको हाईलाइट कर रही हूँ, बाकी के मैं ऑप्शंस पढ़ ही नहीं रही हूँ। मगर एग्जाम में आप लोगों को ऐसा नहीं करना। एग्जाम में पहले चारों ऑप्शंस पढ़िएगा। हो सकता है आपको लगे कि करेक्ट ऑप्शन जो है मैम वो तो हमें पहले ही मिल गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस ऑल्सो, बिकॉज समटाइम्स आपको जब इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आपको चारों एग्जाम देने होंगे यार। 17 जून को आपको एक लॉ का पेपर नहीं देना है, आपको इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से भी सोचना है, कॉस्टिंग भी सोचना है, अकाउंट्स भी, मैथ्स भी, सब कुछ। तो आप ये सोच के चलिए कि आपका दिमाग अलग अलग तरीके से दौड़ने वाला है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि नहीं जी मुझे तो सब आता है, और वही गलती करते। तो बहुत सोच समझकर चारों ऑप्शंस को रीड करिए, और जब 2 बारी रीड कर लेने के बाद क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि जो आपने चूज किया है वो करेक्ट ऑप्शन है, फिर उसको आप मार्क करिएगा, फिर उसको आप टिक करिएगा। अदरवाइज उसको जल्दीबाजी मत करिएगा। मानती हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है अपने मार्क्स डिडक्ट करवा ले। ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल युता, बिल्कुल इनफ है, आई एम टेलिंग यू। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, है ना। Now, in a book depot, a catalog of books enlisting the price of the each book and specifying the place where the particular book is available. देखो मैंने आप लोगों को ऑफर के बारे में अच्छे से समझाया था। इनविटेशन टू एन ऑफर जो है उसके 3 एग्जांपल्स दिए थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मतलब सीएमए फाउंडेशन क्या सीए फाउंडेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑक्शन, डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड प्रोस्पेक्टस, ये तीनों जो है ना एग्जाम्पल्स के ऊपर एमसीक्यू पूछा ही जाता है। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इट इज नॉट ऑफ द इन्विटेशन टू एन ऑफर। क्यों? एक कैटलॉग, जब हम कहते हैं डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद द प्राइस टैग, वो होता है इनविटेशन टू एन ऑफर। करेक्ट, दिस इज नॉट एन इनविटेशन टू एन ऑफर। ये तो एक कैटलॉग रखी गई है आपके सामने, एक बुक है, उस बुक में सारे प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स के साथ साथ उनका अमाउंट भी मेंशन्ड है। तो ऑब्वियसली वो तो एक तरीके का इन्विटेशन है कि आइए हमारी बुक शॉप के अंदर। दैट इज नॉट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। तो 8th का करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? इट इज एन इन्विटेशन टू विजिट द book shop. Next आइए क्वेश्चन नंबर 9. A catalog of goods of the company for sale dash a series of offers but only an invitation for offers. देखो आ गया ना, प्रोस्पेक्टस का ही क्वेश्चन आ गया कि जब भी आपकी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, क्या वो जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जो कैटलॉग यहाँ पर बात हो रही है, वो कैटलॉग का मतलब है प्रोस्पेक्टस, वो क्या होता है? वो होता है एक तरीके का इनविटेशन टू एन ऑफर होता है। इट इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है 8 का मैंने आंसर मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? इज नॉट अ कैटलॉग ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी फॉर सेल इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर्स बट ओनली एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एन ऑफर डज नॉट लैप्स इफ द ऑफरर डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस। भाई जब ऑफरर की डेथ ही हो गई है ना, तब तो लैप्स हो ही जाएगा ऑफर। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑफर कब लैप्स नहीं होगा। ए वाले ऑप्शन में तो लैप्स हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में भी लैप्स हो जाएगा, सी वाले ऑप्शन में एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर। मतलब ऑफरर ने अपनी तरफ से ऑफर दिया, ठीक है, ऑफरी तक जो है वो ऑफर पहुंच चुका है, अभी इसी बीच में ऑफरर की डेथ हो जाती है, मगर ऑफरी जो है ना उसको इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये जो ऑफरी है आप लोगों का वो एक्सेप्टेंस दे देता है, तो लॉ कहता है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर वो आपका पर्सनल स्किल के ऊपर बेस्ड नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। अ टेलीफोनिक A telephonic acceptance is complete. A telephonic acceptance is complete when the offer is. Telephonic acceptance जो होती है वो आप लोगों की कब complete होती है? बताइए जरा। When it is been heard and understood by the offerer. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बोला और बात खत्म हो गई, या आपने बोला सामने वाले ने समझा ही नहीं, फिर आप सोच रहे हो जी एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस कभी भी अगर फोन के थ्रू दी जाएगी तो वो आपकी कब वैलिड मानी जाएगी? जब वो प्रॉपर आपके ऑफरर के द्वारा ही सुन भी ली जाए और प्लस समझ भी ली जाए।
राइट। सीरीज ऑफ ऑफर का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ ऑफर का मतलब होता है बहुत सारे ऑफर्स जिनकी लाइन लग जाती है, राइट। काफी सारे ऑफर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12। विद रिगार्ड्स टू द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? मतलब आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जहां पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर एक अनसाउंड माइंड का इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है तो उसको ध्यान में रखते हुए इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सबसे बेस्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कुछ सही नहीं लग रही स्टेटमेंट। कैन ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, वो इंसान जो ज्यादातर अनसाउंड माइंड का होता है, कौन? लुनाटिक। कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज at the time of entering into the contract of the sound mind, right? डेफिनेटली वो इंसान अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म कर सकता है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ साउंड माइंड, यानी कि जो लुनाटिक है वो डेफिनेटली तब कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकता है, राइट एवरीवन। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। while obtaining the consent of the promisee while obtaining the consent of the promisee, keeping silence by the promiser when he has a duty to speak about the material facts amounts to consent which is obtained by fraud। ये हम लोग कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। साइलेंस एज टू फ्रॉड के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए डाला हुआ है, ठीक है, उसको देख लेना। कभी अगर लगे मैम भूल गए, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी स्पीड फटाफट से इंक्रीज करके उसका एक थॉरो रिवीजन कर लेना। मेरे ख्याल से हाफ एन आवर का वीडियो है, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का, उसका स्पीड इंक्रीज करके देखोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। 15-20 मिनट्स में वो आपका वीडियो ओवर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। A threatened to commit suicide if his wife did not execute a sale deed in favor of his brother. The wife executed the sale deed. The transaction is voidable due to under influence, voidable due to coercion। क्या होगा भाई? ये वही वाला केस है, चिक्कम अमी राजू वर्सेस शेषम्मा, जो मैंने हस्बैंड वाइफ का एक आप लोगों को केस बताया था ना, और ब्रदर इन लॉ का केस था। तो इट इज द केस ऑफ व्हाट? थ्रेट टू कमिट सुसाइड। यहाँ पे ना तो सुसाइड हुआ है ना ही सुसाइड का अटेम्प्ट हुआ था, मगर थ्रेटन किया गया था। तो थ्रेटन तो वर्ड आते ही के साथ ही आपको सेक्शन 15 एकदम से माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज विशिएटेड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताइए जल्दी से गाइस। A contract which is vitiated by the undue influence is declared as one of the following by the Indian Contract Act। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि undue influence से बनता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं मैम? क्लियरली उसको हम बुलाते हैं voidable contract अंडर सेक्शन नंबर 19। हाँ, लेकिन undue influence के केस में 19A का भी एक सेक्शन बना था जिसमें कोर्ट को ऑप्शन दिया जाता है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करना है और कितना उसको वैलिड बनाना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग: active concealment of fact, promise made without any intention of performing it, breach of duty which gains an advantage to the person committing it, inducing mistake as to subject matter। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। which of the above amounts to fraud, मतलब इन चारों में से फ्रॉड क्या है? यार देखो, फोर्थ पॉइंट तो मिस्टेक की बात कर रहा है, सेक्शन 20। ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात आती है तो मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट वाली सेक्शन 18, यानी कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आइए 17th। फैक्टर्स विशिएटिंग कंसेंट आर ऑल ऑफ दीज। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है और पता है डिट्टो स्टडी मटेरियल है, डिट्टो। एक क्वेश्चन में मतलब गलती है, वो गलती भी मैंने पकड़ ली थी, मैं बताऊंगी आपको उसमें कहां गलती है, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अनवारंटेड असर्शन, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, इनोसेंट मिस्टेक और ऑल ऑफ दी अबव। मैम ये तो ऑल ऑफ दी अबव है। अगर आपने सेक्शन 18 का डेफिनेशन पढ़ा है तो आपको क्लियरली याद आ गया होगा, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन में ही दिया हुआ है। इफ अ पार्टी स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर, ही कैन डोमिनेट, ही कैन नॉट डोमिनेट, ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। मैम ये तो सीधी सी बात है ना। अगर दोनों पार्टीज जो है, याद है मैंने जब डोमिनेशन ऑफ विल वाला कॉन्सेप्ट कराया था अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर, तब मैंने बताया था कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हम मान के चलते हैं कि पार्टीज के बीच में ना क्या है, क्या होगा, एक डिपेंडेंसी होगी,
विल को लेकर, मतलब एक होगी आपकी डोमिनेंट पार्टी और एक होगी वीकर पार्टी, जैसे कि पेरेंट एंड चाइल्ड, टीचर एंड स्टूडेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, है ना, ये सारा जो आपका कॉन्सेप्ट था। तो वहां पर वो भी विश्वास का रिश्ता ही तो होता है ना, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप। तो वहां पर डेफिनेटली चांसेस होता है कि एक इंसान दूसरे की विल को कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आई एम नॉट फास्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे लगता है कि यार इतना और धीरे धीरे कराने का कोई मतलब नहीं बनता है व्हेन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज क्वेश्चंस। प्लस ये वो अब बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये वीडियो वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं who are actually ready for the examination which are going to be held in the next like next month, coming month only. So 20, a person is deemed to be in the position to dominate the will of another if he holds real or apparent authority, stands in a fiduciary relationship, both A and B. Definitely इसका आंसर क्या होगा, both या either A और B। बताइए, either A और B होगा या both A और B होगा? दोनों में से कोई एक भी चलेगा या दोनों का होना बहुत जरूरी है? बोलो गाइस जल्दी से। If he holds real or apparent, stands in a fiduciary relationship, both A and B or either A and B? बताइए, either A and B होगा या both A and B होगा? बोथ, बिल्कुल, डेफिनेटली। नाउ अब आइए 21। इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स विच आर दी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जल्दी से बताइए अप्रोप्रिएशन करते समय। अच्छा, एप्रोप्रिएशन की बातें कहाँ आती है मैम? जब हम सोगा की बातें करते हैं ना, तभी आती है एप्रोप्रिएशन की बातें। यानी कि जो अब आपके 15 क्वेश्चन आईसीए के कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू हुए थे, 20 पे एंड हो गए 15 क्वेश्चन। अब सोगा शुरू हो रहा है। तो सोगा के केस में क्या हो रहा है आप लोगों का, सबसे पहला क्वेश्चन आया है ओनरशिप की यूनिट से। ओनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, एसेटेन्ड गुड्स की, अनएसेटेन्ड गुड्स की, फ्यूचर गुड्स की, ये सब कुछ हमने पढ़ा था, राइट। तो जब भी मैं अनएसेटेन्ड गुड्स की या फ्यूचर गुड्स की बात करती हूँ, वहां पर हमेशा गुड्स को क्या कहते हैं कि भाई पहले अप्रोप्रिएट कर लो, एसरटेन कर लो, अप्रोप्रिएट कर लो, ये दोनों चीजें करो, उसके बाद जो है आप मान के चलते हैं कि ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होगी। यस, 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। बच्चे इतनी जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, कह रहे मैम हमें सब आता है। वेरी गुड। 22, appropriation of goods means what? Separating the goods which are sold from other goods, putting the quantity of goods sold in the suitable receptacles, delivering the goods to the carrier or the other bailey for the purpose of transmission to the buyer with reserving the right of disposal, or all of the above। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यस, इसका भी करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, जर्नल रूल ऑफ द सोगा इज रिस्क प्राइमा फेशिया पासेस विद प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, राइट। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, इसका मतलब क्या है मैम? ये लैटिन लैंग्वेज में ना हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके खुद के पास कुछ नहीं है तो आप आगे भी कुछ नहीं दे पाओगे, या आपके अपने पास अगर कुछ कोई चीज नहीं है पर्टिकुलर, तो वो आप आगे भी लीगली ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। यानी कि नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ possess, none can give who does not himself possess। नेक्स्ट आइए, ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू द बायर अमाउंट्स टू एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है बताना जरा। ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो किस कैटेगरी में आएगा मैम? जैसे गाड़ी है ना, हम गाड़ी की सेल परचेज करते हैं, तो गाड़ी को हम डिलीवर कर रहे हैं, वो कब माना जाता है? मान लीजिए, बताइए कैसे कब माना जाता है मैम? डिलीवरी करते समय तो डेफिनेटली आप ये कोशिश करोगे कि गाड़ी की चाबी तो आप दोगे ही दोगे, वो पोजेशन होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी उस गाड़ी की? मैम उस गाड़ी की जो ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना, वो होगी उसकी गाड़ी के पेपर्स से, वो भी अपने आप में एक सिंबल है। सो ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स विच आर सोल्ड टू द बायर अमाउंट्स टू सिंबॉलिक डिलीवरी। बिल्कुल, 25 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट आता है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 ऑफ द सोगा, अ डिलीवरी ऑर्डर अनेबलिंग a person to obtain delivery on the payment of price is deemed as document of title, not a document of title, is deemed a document of title, not a document of title, document enabling the title to goods, not a valid document at all। किसके बारे में बात हो रही है गाइस यहाँ पर बताइए?
अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 अ डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर एनेबलिंग अ पर्सन टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस, कि जब तुम लोग प्राइस पे करोगे, ठीक है, डिलीवरी एक ऑर्डर दिया गया, अनेबलिंग अ पर्सन टू ऑब्टेन अ डिलीवरी ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस, क्या होगा बताइए जल्दी से। इट इज डीम्ड एज अ व्हाट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के बुक के ही हैं। अ शेयर सर्टिफिकेट, भाई ये तो डॉक्यूमेंट होता है शोइंग द टाइटल। देखो, डॉक्यूमेंट शोइंग द टाइटल टू गुड्स, मैं इसको क्यों बोलती हूँ, बिकॉज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा नॉलेज ले लो, क्योंकि इंटरमीडिएट में तो मैं पढ़ाने वाली हूँ, बहुत डिटेलिंग में और बहुत ही सबसे ज्यादा बढ़िया चैप्टर है कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ 2013 के सेक्शन नंबर 88 में ये बात क्लियरली मेंशन्ड है कि जब आप अपने शेयर्स किसी को बेचते हो ना, तो उसकी प्रॉपर ओनरशिप आपको तब मिलती है जब कंपनी अपने रिकॉर्ड्स चेंज करती है। जब तक कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स चेंज नहीं किए, कंपनी के रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जब तक वो आपके चेंज नहीं हुए हैं ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट जब दिया जाता है, हम ये मान के चलते हैं गुड्स की पोजेशन गई है, शेयर्स की पोजेशन गई है। शेयर्स की ओनरशिप कब जाती है, जब कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में चेंजेस लेकर आती है एज पर सेक्शन नंबर 88, दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो 27 हो गया। 28, अब बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, वो भी अपने आप में होता है एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की डेफिनेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 19 ऑफ दी सोगा डील्स विद द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, अनएसर्टेन्ड गुड्स, फ्यूचर गुड्स। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। भाई सेक्शन 19 की बात करते हैं जब भी, तो वो आपके एसरटेन्ड और स्पेसिफिक गुड्स के रिगार्डिंग बात करता है। नेक्स्ट, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब भी आप वॉलंटरली गुड्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज कॉल्ड एज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि इंस्टीट्यूट के बुक में जो दिए गए एमसीक्यूज हैं, प्लीज उनको मत छोड़कर जाइएगा, डिटेल में उन्हें समझिएगा, पढ़िएगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछिए कि मैम ऐसा क्यों है। बुक में भी आपको सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो देख के उसको स्टडी कीजिए, और एकदम इंस्टीट्यूट की जो बुक के जितने भी एमसीक्यूज है ना गाइज, वो बिल्कुल कर जाइएगा, छोड़िएगा मत। अब देखिए, द अंडरटेकिंग कंटेन्ड इन द प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज कंडीशनल, अनकंडीशनल, may be conditional or unconditional depending upon the circumstances, or none of the above. The undertaking which is contained in the promissory note to pay a certain sum of money is what? क्या होती है वो आप लोगों की अंडरटेकिंग, बताइए। अंडरटेकिंग का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके का प्रॉमिस होता है ना। प्रॉमिसरी नोट में होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है अनकंडीशनल ऑर्डर। अब आइए 32, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अभी कराया था देखो मैंने, है ना। आइए 32 भी हो गया। 33, चेक क्या होता है, क्या कोई प्रोमिसरी नोट होता है, नहीं मैम, चेक होता है अ काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 34, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कहां पर डिफाइन किया गया है, जल्दी से बताइए मैम। सेक्शन नंबर 13 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार। और मैं फिर बता दूं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके स्टडी मैट की कॉपी है। आपके जो स्टडी मैट आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसका एक उसी की बुक का एक एक क्वेश्चन है। आपको कभी मन करे टैली करने का तो कर लेना। हर चैप्टर की स्टार्टिंग के ही जो क्वेश्चन है ना, जो एमसीक्यूज है, बिल्कुल स्टार्टिंग के एमसीक्यूज है, उन्हीं से ही मैच कर रहे हैं हर चैप्टर के। नेक्स्ट आता है 35, द टर्म नेगोशिएशन इन सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 refers to the transfer of bills of exchange, promissory note or check to any person so as to constitute the person the holder thereof, the payment by the bank on the negotiable instrument after due verification of the instrument। क्या होगा गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन, बताइए जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। The term negotiation means transfer of bills of exchange, promissory note, and check to any person so as to constitute the person the holder thereof. Next, 36 पर आइए।
इफ एन इंस्ट्रूमेंट में बी कॉन्स्टिट्यूट इधर एज अ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब मतलब इंस्ट्रूमेंट को देख के आप एग्जैक्टली exactly पता ना लगा पाए कि ये प्रोमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनएम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है 37, इफ माइनर ड्रॉज एंडोर्सेस डिलीवर्स और नेगोशिएट्स एन इंस्ट्रूमेंट, सच इंस्ट्रूमेंट। देखो एक माइनर जो होता है वो होता है एक इनकॉम्पिटेंट पार्टी, और हम उसे इनकॉम्पिटेंट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि मैम हम उसके ऊपर ना कोई लाइबिलिटीज डालना नहीं चाहते, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज। हम उसके ऊपर वो वाली लाइबिलिटी जो टॉट से अराइज होती है वो तो डाल सकते हैं, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है वो लाइबिलिटीज हम कभी भी नहीं डाल सकते उसके ऊपर, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि माइनर्स के साथ एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करने चाहिए, फिर भी अगर आप कर रहे हो तो भुगतो, अपने आप ही भुगतो, माइनर लाइबल नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शंस कहती है कि अगर माइनर के बेनिफिट के लिए, मान लीजिए आप माइनर के बेनिफिट के लिए किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो बाइंडिंग होगा, उसमें माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, उसका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इफ अ माइनर ड्रॉज एंडोर्स डिलीवर्स और नेगोशिएट an instrument, such instrument binds all parties to the instrument including the minor, no. Only the minor and not other parties, no. All parties to the instrument except the minor. तो 37 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। अभी तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, एग्जाम की टिप ये प्लीज याद करके रखिएगा हमेशा कि हर क्वेश्चन 2 बारी पढ़ना है कम से कम, और सारे ऑप्शंस रीड करने हैं, फिर एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। ठीक है, 38 आइए, इन अ प्रोमिसरी नोट द अमाउंट, प्रॉपर दिख रहे हैं ना आपको क्वेश्चंस, मैंने अपनी तरफ से जूम किया हुआ है, और करूं क्या जूम, जूम है वैसे, है ना। देखो, इन अ प्रोमिसरी नोट द अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेएबल मस्ट बी सर्टेन। मैम ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, लेकिन एग्जाम में आपने चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, डोंट एवर फॉरगेट दैट। 39, एक्स प्रोमिसेस टू सप्लाई वाई 1 तोला of gold brought from the sun. This is an uncertain agreement, such kind of the agreements which is void ab initio. It is a void agreement. लेकिन अब मैम इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेशली जनरल रिस्ट्रिक्टिव, यहाँ पर इंस्टीट्यूट से थोड़ी सी गलती हो गई कि आईसीए का क्वेश्चन की, आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंट, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन ले लिया, और ऑप्शंस जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। ये वाला क्वेश्चन है जिसका मैं कह रही थी कि यहां पर थोड़ी सी एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, राइट। सो गाइस डेफिनेटली ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इसका अब करेक्ट ऑप्शन मैम क्या चूज करें, देखो अब फिलहाल अटेम्प्ट तो करना ही है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, बिल्कुल। 40, अंडर सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, it is presumed until the contrary is proved that every transfer of a negotiable instrument was made after its maturity, before its maturity, at its maturity, none of the above। भाई हम assumptions की बात करें ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, presumed। presumed का मतलब क्या होता है, मान लेना। मैम मान क्यों रहे हो आप, चेक कर लो ना डॉक्यूमेंट, उसकी डेट चेक कर लो, पता चल जाएगा कि वो मेच्योरिटी से पहले का था या बाद का था। अरे भाई हम प्रिजम्पशंस की बातें तब करते हैं जब इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में ना हो, मान लो गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कहीं से गिर जाए, लॉस्ट हो जाए, तो मैम हम फिर ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका ट्रांसफर किया गया था ना उस दौरान, मान लो मुझसे गुम हो गया और फिर किसी और ने उसको ट्रांसफर कर दिया, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, क्योंकि ये तो एंडलेस ट्रांसफर हो सकता है। जब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका मेच्योर नहीं होता तब तक वो एंडलेस ट्रांसफर हो सकता है। सो वी विल एज्यूम दिस थिंग, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो वहां पर तो इस चीज के ऊपर तो हम कोई डाउट कर ही नहीं सकते। इट इज प्रिज्यूम्ड until the contrary is proved that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। अब देखो खत्म हो गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पूरा बिजनेस लॉ खत्म हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। 10 क्वेश्चंस है ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी कि 20 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन। सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के हैं, डिट्टो पूरे, वहां से उसके वो स्टडी मटेरियल से देखना हो तो देख भी लेना। क्वेश्चन नंबर 1 इज 41, क्वेश्चन नंबर वहां का जो 2 है, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल डिट्टो। चलो देखो,
कम्युनिकेशन दैट ओरिजिनेट्स एट अ लोअर लेवल एंड फ्लोज टू द हायर लेवल, मतलब ओरिजिनेट होता है यहाँ और फ्लो करता है अपवर्ड्स, तो ये मेरा क्या बन जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। गाइज आर यू गाइज आंसरिंग और नॉट? Please do share it with your friends also, in your groups also. It is going to be beneficial for everyone. अच्छा, नेक्स्ट 42, कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉइज एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब सेम लेवल पर होता है, सेम लेवल पर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वहां का मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से बातचीत कर रहा है या फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर से बातचीत कर रहा है, सेम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज लिटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन द ग्रुप डिस्कशन। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, ग्रुप में बातें करते हो, तो क्या अवॉइड करें? पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं भाई, उसे थोड़ी अवॉइड करोगे। लीडरशिप इनिशिएटिव नहीं, वो भी अवॉइड नहीं किया जाएगा। फिर मैम जरा क्या अवॉइड किया जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट्स जो है ना वो आपकी जितना हो सके अवॉइड कीजिए, हमेशा ही अवॉइड करनी चाहिए, नॉट ओनली इन ग्रुप डिस्कशन बट मोस्टली इन ग्रुप डिस्कशन। 44, which business communication usage provides a bird eye view? bird eye view का मतलब होता है एरियल व्यू, जिसमें आप ब्रॉडली, अच्छा हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, हमने 44 कर लिया था, बट हम उसको कर लेते हैं एक बारी जरा से दोबारा से, ठीक है? बस मुझे ये बताओ, एम आई कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच वन ऑफ यू गाइस? ऑडियो का कुछ इश्यू तो नहीं है? यस कार्तिक, आई एम फाइन। चलो ऑल फाइन ना, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। विच बिजनेस कम्युनिकेशन यूसेज प्रोवाइड्स अ बर्ड आई व्यू ऑन अ मैटर? देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीच, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप डिस्कशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेट और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी जो होती है आप लोगों की, वो ही हम लोगों का क्या होता है, एक तरीके का बर्ड आई व्यू होता है, ठीक है? बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होता है आपका, जब हम ब्रॉड डिस्कशन करते हैं, ब्रॉडली देखते हैं चीजों को, दैट इज योर बर्ड्स आई व्यू, राइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज 45, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन? इन दी ऑर्गेनाइजेशन 5। चलो गाइज इसको वाइंड अप कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, ये लिंक मत शेयर करना आप किसी के भी साथ। मैं एक यही वीडियो जो है रिकॉर्डेड करके थोड़ा एडिट करके आई विल अपलोड इट अगेन, and then you guys can view it and you can definitely share it also. Next 46, in which business communication a speaker has to clearly speak for or against a topic? ऐसा कौन सा बिजनेस कम्युनिकेशन का टाइप होता है जहां पर आपके स्पीकर को क्लियरली बोलना होता है फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक? सिंपल है वो हमारा डिबेट। नेक्स्ट आइए 47, इंक्लूड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स फॉर क्लोजिंग द सेल। सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट मार्केटिंग या पर्सनल सेलिंग, ऐसा कौन सा टाइप का आपकी सेल होती है जहां पर हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ? बोलो कौन सा होता है जिसमें हम लोगों का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है? जल्दी से बताइए 47 का आंसर। इंक्लूड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स फॉर क्लोजिंग द सेल। बताइए जल्दी से। यस डेफिनेटली इट इज अ पर्सनल सेलिंग। 48 का आंसर देखिए, यूज ऑफ कूपन्स एंड सैंपल्स कम्स अंडर विच मोड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन? कूपन्स सेल करना, सैंपल्स बेचना, कौन सी मार्केटिंग के अंडर आता है? बताओ जरा, कौन सी मार्केटिंग के अंदर आता है? युता वो ही है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डाउनवर्ड्स और वो सारी चीजें, अपवर्ड, लिटरल, सारी लिटरल जितनी भी कवर्ड होती है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 49 आइए। विच इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन अ बैड इमेज ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड? इट इज अ नेगेटिव पीआर। नेगेटिव पीआर है ना, नेगेटिव पीआर, ये तो सिंपल है। एक एक क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग डैश व्हेन मार्केटिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन किस चीज में आपकी मदद करता है? बताइए, मार्केटिंग करते समय जब आप लोगों से बातचीत करते हैं
तो ऐसी कौन सी इमेज है जो आपकी क्रिएट होती है? रूडनेस, नेगेटिविटी, कैजुअलनेस, व्हाट? प्रोफेशनल। ठीक है, चलिए गाइज, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. I hope everything is clear. Goodbye. Goodbye, everyone.